दुनिया अद्भुत और रहस्यमय जगहों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए और उनके कारण आपको हैरान कर देंगे। शापित द्वीप से लेकर खौफनाक होटल तक, जहां से आप कभी चेकआउट नहीं कर पाएंगे। पेश हैं कुछ ऐसी प्रतिबंधित जगहें जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। एलिफेंट्स फोर्ट। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो उत्तरी यूक्रेन में स्थित शेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जितनी डरावनी हो। 1986 के उस भयानक हादसे ने प्लांट को तबाह कर दिया और आसपास के 1600 वर्ग मील इलाके को इतना विकर्णित कर दिया कि अगले 20,000 सालों तक यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। भले ही विकिरण या रेडिएशन का स्तर इतना कम हो गया है कि वहां जाना संभव तो है, लेकिन प्लांट का एक हिस्सा अभी भी इतना खतरनाक है कि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नष्ट हो चुके रिएक्टर के ठीक नीचे स्थित मेंटेनेंस कॉरिडोर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोरियम का एक बहुत बड़ा और बेहद रेडियोधर्मी गोला पड़ा हुआ है। कोरियम परमाणु ईंधन होता है जिसमें पावर प्लांट से निकला पिघला हुआ मटेरियल मिला हुआ है। यह रिएक्टर के पिघलने के दौरान बना था और कंक्रीट की 6 फीट मोटी परत को काटते हुए अपनी मौजूदा जगह पर पहुंचा है। जब इसे पहली बार खोजा गया था तो बेहद रेडियोधर्मी ये गोला, जिसे एलिफेंट्स फुट कहा जाता है, हर घंटे 45 लाख चेस्ट एक्सरे मशीन्स के बराबर रेडिएशन छोड़ रहा था। यह आपको 1 घंटे तक भी जीवित नहीं रहने देगा, बल्कि इसके संपर्क में आने के महज 5 मिनट भी घातक साबित हो सकते हैं। समय के साथ इसमें होने वाला खतरा कम तो हो गया, लेकिन ये अभी भी बहुत ही खतरनाक है। हम ये तो नहीं बता सकते कि ये कितना खतरनाक है, बस इतना जान लो कि 2016 में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर लोगों को पावर प्लांट के उस हिस्से तक जाने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। लगभग 40,000 टन स्टील और कंक्रीट से बना ये सुरक्षा स्ट्रक्चर घातक रेडिएशन को सख्ती से अंदर और लोगों को पूरी तरह से बाहर रखता है। कम से कम मुझे तो इस बात से जरा भी दिक्कत नहीं है। प्लेग वाला टापू। वेनिस और लीडो के बीच समुद्र में स्थित वेनेशियन लगून कहे जाने वाले इलाके में एक छोटा सा टापू है जिसका अतीत इतना भयानक है कि 1960 के दशक के अंतिम दौर से वहां पर जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। ये है पोवेग्लिया टापू। पहली बार 7वीं सदी में बसने वाले इस टापू की आबादी 14वीं सदी के अंत तक लगातार बढ़ी है। जब युद्ध छिड़ जाने पर पोवेग्लिया वासियों को बचाने के लिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अंत में वेनिस वाले जंग में तो जीत गए, लेकिन टापू सदियों तक उजाड़ पड़ा रहा। फिर 1645 में वेनिस लगून की रक्षा के लिए टापू पर 5 अष्टकोणीय किले बनाए गए, जिनमें से आज केवल एक ही बचा है। अगले 100 साल से ज्यादा समय तक पोवेग्लिया को किसी और काम के लिए नहीं यूज किया गया। फिर इसे वेनिस से आने जाने वाले लोगों और सामान के लिए एक चेक पॉइंट बना दिया गया। छोटे से इस टापू को क्वारंटीन क्षेत्र में बदल दिया गया और आने वाले सालों में 1,60,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर भेजा गया। भले ही उनमें प्लेग के कुछ हल्के फुल्के लक्षण ही क्यों ना दिख रहे हों, उनमें से लगभग कोई भी वहां से वापस नहीं आया। हजारों हजार लोगों का दाह संस्कार पोवेग्लिया टापू पर ही किया गया और कहा जाता है कि द्वीप की आधी से ज्यादा मिट्टी उसी राख से बनी है। लेकिन टापू का काला इतिहास इतने पर ही खत्म नहीं होता। प्लेग का खतरा टलने के बाद 1900 के दशक की शुरुआत में पोवेग्लिया पर एक बड़ा सा मेंटल असाइलम बनाया गया था, जिसके अवशेष आज भी भयावह रूप से मौजूद हैं। लेकिन उस जमाने में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक समझा नहीं गया था, इसलिए अस्पताल में लोबोटॉमी और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जैसे बर्बर इलाज किए जाते थे। इसके अलावा स्थानीय कहानियां एक पागल डॉक्टर के बारे में बताती हैं जो अस्पताल में काम किया करता था। माना जाता है कि वो अपने मरीजों पर ड्रिल मशीन जैसे भयानक औजारों से एक्सपेरिमेंट करता था। सो हैरानी की बात नहीं है कि उनमें से ज्यादातर बच नहीं पाते थे। यह अस्पताल आखिरकार 1968 में बंद कर दिया गया और तब से टापू एकदम वीरान पड़ा हुआ है, जहां किसी का भी जाना सख्त मना है। हमारे पास वहां की जो भी तस्वीरें मौजूद हैं वो चोरी छुपे वहां जाने वालों के कारण मिली हैं। आधिकारिक तौर पर टापू इसलिए बंद है क्योंकि ढहती इमारतें जनता के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। अनौपचारिक रूप से कई लोग मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, जहां हजारों पीड़ित आत्माएं सदा सदा के लिए भटकने के लिए श्रापित हैं। तो अगर आप आसानी से वहां जा सकते हैं तो आप मुझे भी वहां जाने को कभी राजी नहीं कर पाएंगे, समझे? लेकिन मैं आपको बताऊं कि जाना कहाँ है, सीधे उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स पर। ऐसा करने से हमारी कोई भी मजेदार वीडियो आपसे छूटेगी नहीं। कर दिया?
बढ़िया। चलिए अब वर्जित जगहों के तौर पर वापस चलते हैं। नर्क का दरवाजा। 1965 में हिरापोलिस के प्राचीन फ्रीजियन खंडरों की खोज कर रहे इटालवी पुरातत्वविदों ने एक अनोखी खोज की। पत्थर का एक छोटा सा मेहराब जिसमें एक बड़ा सा सुराख था। ये सुराख एक गुफा में जाता था जो महज इतनी बड़ी थी कि वहां सिर्फ एक शख्स ही खड़ा हो सकता था। बस बात यह है कि उससे जहरीला धुआं निकल रहा था और ये पाताल लोक की ओर जाता है। लेकिन ये दावा तभी सच है जब आपको उन लोगों की बात पर यकीन हो जो इस प्राचीन शहर में रहा करते थे। उस जमाने के लोगों को लगा कि इस घातक गैस को पाताल लोक के यूनानी देवता प्लूटो ने भेजा होगा और इसलिए ये गुफा उनके राज्य पाताल लोक की तरफ जाती होगी। इसलिए उन्होंने गुफा के ऊपर एक धार्मिक स्थल बनाया जिसे उन्होंने प्लूटोनियम का नाम दे दी। यह स्ट्रक्चर हजारों साल पहले लगभग 100 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ था और इसे एक ओपन एयर अरीना में बनाया गया था। हालांकि आज इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है, पर यह अकेला नहीं है। पास में ही एक और बेहतर संरक्षित प्लूटोनियन है जो लगभग ऐसी गुफा में ले जाता है जिसमें गैस वगैरह सब हो। इसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया था जो अपने जमाने में कुछ इस तरह दिखता था। ये घातक गैस जो वास्तव में बेहद घनी कार्बन डाइऑक्साइड है, रात में गुफा से मंदिर के फर्श पर गिरती थी और एक दम घोंट देने वाली झील बनाती थी। इस अदृश्य आतंक से गुजरने वाले किसी भी बेचारे जानवर का दम घुट जाता था और कुछ को तो बलि के तौर पर इसमें फेंक भी दिया जाता था। फिर भी कुछ शुरुआती पुजारी गुफा में उतरते थे और खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताते हुए वहां से जिंदा वापस लौट कर आ जाते थे। पर रुकिए, आखिर ये हुआ कैसे? जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा, गुफा से निकलने वाला CO2 असल में एक कुदरती घटना है। असल में जहां ये दोनों मंदिर बने हुए हैं वहां जमीन में एक भूकंपीय दरार मौजूद है। इस वजह से दोनों गुफाओं की चट्टानों में दरारें हैं जो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद गैस को लीक करती हैं। इसलिए दिव्य शक्ति के बजाय पुजारियों ने अंदर सांस लेने के लिए शायद ऑक्सीजन ढूंढ ली होगी या बस अपनी सांसें रोक लेते रहे होंगे। भले ही ये सचमुच नरक का दरवाजा ना हो, फिर भी गुफा से घातक गैस का रिसाव आज भी जारी है। लेकिन लापरवाह टूरिस्ट को हादसों से बचाने के लिए 1970 में गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था और दूसरे वाले में पानी भरा हुआ है। ये सुनकर मुझे वाकई में थोड़ा सा सुकून लग रहा है भाई। घोस्टर कोस्टर। अगर आप 2012 के अंतिम दौर में न्यू जर्सी के सीसाइड हाइट्स में बीच पर टहलने गए होंगे तो आपने समंदर की सतह से भूत जैसा कुछ निकला हुआ जरूर देखा होगा। एक बड़े से रोलर कोस्टर का ढांचा। लेकिन समंदर में रोलर कोस्टर भला कौन बनाएगा? तो बता दें कि ये स्टार जेट रोलर कोस्टर है और ये हमेशा से समंदर में नहीं था। इसे मूल रूप से 2002 में एक पियर के ऊपर बनाया गया था, लेकिन अक्टूबर 2012 में जब विनाशकारी तूफान सैंडी ने समुद्र तट पर हमला किया तो पियर टूट गया और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी में गिर गया। आश्चर्यजनक रूप से तूफान द्वारा मचाई गई भारी तबाही के बावजूद रोलर कोस्टर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी अब ये सवारी करने लायक नहीं बचा था। फिर ये राइड कई महीनों तक यूं ही पड़ी रही और तूफान की भयानक तबाही का सिंबल बन गई। फिर मई 2013 में अधिकारियों ने आखिरकार इस खतरनाक स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए गिरा दिया, जो कि जाहिर है एकदम सही फैसला था। तट के इतने करीब मेटल का इतना बड़ा सा आड़ा तिरछा स्ट्रक्चर पड़े होने के कारण स्पष्ट खतरों के अलावा कोई भी ये याद नहीं रखना चाहता कि ये वहां ऐसी हालत में आखिर पड़ा क्यों था। विलर्ड मानसिक अस्पताल। मानसिक रोगियों के पुराने अस्पताल हॉरर कहानियों में इतने घिसे पिटे से हो गए कि ये कहना आसान होगा कि उन्होंने अपने डरावनेपन को अब काफी हद तक खो दिया है। भले ही ऐसा कहना आसान हो, लेकिन गलत है। कम से कम विलर्ड असाइलम फॉर द क्रॉनिक इंसेन के मामले में तो ऐसा ही है। 1869 में न्यूयॉर्क में शुरू किए गए और अब वीरान एवं वर्जित पड़े इस विक्टोरियन अस्पताल का इतिहास बड़ा ही दुखद है और दिलचस्प भी। ये उस समय बनाया गया था जब मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी बहुत ही कम थी और कई बीमार लोगों को बाकी समाज द्वारा काफी घृणा से देखा जाता था। अस्पताल की पहली मरीज मैरी रोड को यहाँ लाने से पहले 10 साल तक एक भिक्षागृह या एक तरह के सामुदायिक आवास में कोठरी में जंजीरों से बांध कर रखा गया था। एक मरीज को चिकन क्रेट में यहाँ पर लाया गया था जिसमें मुश्किल से घुटनों के बल बैठने भर की जगह थी। कई मरीजों को यह अस्पताल उनके पुराने हालात के मुकाबले किसी होटल जैसा लगता रहा होगा। उन्हें नहलाया जाता था, पहनने को कपड़े, खाना और बिस्तर भी दिए जाते थे।
साथ ही अगर वो काम करना चाहते तो उन्हें छोटे मोटे काम भी दिए जाते थे। इसके अलावा उन्हें ज्यादातर जगहों पर जाने की पूरी छूट थी और वे एक बॉलिंग एले और थिएटर का भी यूज कर सकते थे। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले। कुछ ही सालों में हजारों लोग अस्पताल में आ गए और धीरे धीरे भीड़ भाड़ और मरीजों के संदिग्ध उपचार के आरोप बढ़ते गए। जैसे जैसे दशक बीतते गए, कभी बेहद कमाल के माने जाने वाले इस प्रतिष्ठित अस्पताल की इमेज खराब होती चली और मरीजों की उपेक्षा बढ़ती गई, या फिर उससे भी बदतर हो गई। आखिरकार 1995 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ समय तक यहाँ टूर अलाउ किए जाते थे, लेकिन अब खस्ता हाल हो चुका ये अस्पताल लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। सुरक्षा कारणों से यहाँ की कई बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है और जिन्हें सील नहीं किया गया उनमें खोजकर्ताओं ने भूतिया फुसफुसाहट सुनने या अजीब ठंडे स्थानों को महसूस करने की बात कही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ रहने वाले बेचारों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हों? रहस्यमयी सुरंगें। इस बड़ी सी दुनिया में कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी हैं कि अभी भी हम उनके बारे में लगभग ना के बराबर जानते हैं। जैसा कि एडस्टॉल की सुरंगें। यूरोप भर में पाई जाने वाली ये रहस्यमयी भूमिगत सुरंगें तादाद में 2000 से ज्यादा हैं। फिर भी उनसे जुड़ा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। इन्हें ये बात और भी अजीब बनाती है कि वे पूरी तरह से अव्यवहारिक लगती हैं। उनमें से ज्यादातर की हाइट बहुत ही कम है, इस हद तक कि उनमें रेंगने के लिए आपको घुटनों और हाथों के बल झुककर चलना होगा। और वो बड़े संकरे भी हैं जिसमें बहुत सारे मोड़ और घुमाव हैं, जिसके कारण अगर आप सावधान नहीं रहे तो भैया अंदर फंस भी सकते हैं। इस वजह से ज्यादातर सुरंगों में लोगों का जाना सख्त मना है। ऐसा नहीं है कि पाबंदी ना होती तो मैं अपना थुलथुल शरीर लेकर उनके अंदर घुस जाता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संकरी जगहों पर भाई मेरा दम घुटने लगता है। सुरंगों के प्रवेश द्वार पर पुराने फार्म हाउस के किचन से लेकर चर्च और घने जंगलों तक ये सब हर जगह पाए जाते हैं। इसके पीछे उनका कोई खास तुक या कारण समझ नहीं आता, या फिर कोई कारण है। इतिहासकारों का मानना है कि सुरंगें शायद मध्यकालीन युग की हैं और उनमें से ज्यादातर बस्तियों में या उनके आसपास ही स्थित हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। इन सुरंगों में दाखिल होने का ख्याल तो लगातार डरावना होता चला जा रहा है भाई। लेकिन अफसोस कि ये शायद नरक की गहराई में जाने के प्रवेश द्वार या दोषियों को कैद रखने के लिए कोई भयानक जगह नहीं है। मैं बताऊं इस बारे में क्या सोचता हूँ? शायद स्थानीय लोग लुटेरों और हमलावर सेनाओं से बचने के लिए इन सुरंगों में शरण लेते रहे होंगे। इससे ये समझा जा सकता है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ये पूरी तरह से गायब क्यों है। आप उन्हें जितना हो सके गुप्त रखना चाहेंगे, है ना? और ऐसा करने के लिए उन्हें जितना हो सके छोटा और छिपाने में आसान भी बनाना होगा। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। फिर भी कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता। क्या आपके पास कोई बेहतर थ्योरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। रनेट द्वीप। अगर आप किसी प्लेन में बैठकर उत्तरी प्रशांत महासागर के सही इलाके के ऊपर से गुजरेंगे तो आपको ये अजीब सा नजारा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ उतरना कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये रनेट द्वीप है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। सुदूर एनवीटक एटोल के 40 द्वीपों में से एक। रनेट को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण स्थल के रूप में चुना था। 1948 और 1958 के बीच इस जगह पर 43 परमाणु टेस्ट किए गए, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला लगभग 8500 क्यूबिक मीटर बेहद खतरनाक रेडियोधर्मी वेस्ट आज भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि काफी सीरियस बात है, क्योंकि उस कचरे में प्लूटोनियम 239 भी शामिल है, जिसकी हाफ लाइफ 24,000 साल होती है। तो इस कचरे से कैसे निपटा जाए? इसका जवाब आपको बड़ी सी यूएफओ से दिखने वाले इस छोटे से गोले में मिलेगा। अमेरिकी सरकार ने सारी गाद को इकट्ठा करके उसे 330 फुट चौड़े एक गड्ढे में डालने का फैसला किया, जो द्वीप पर उनके एक टेस्ट बॉम्ब के धमाके से बना था। फिर गड्ढे को कंक्रीट की 18 इंच मोटी परत से ढक दिया गया। कचरा नजर न आए तो समस्या खत्म, है ना? बिल्कुल नहीं। शुरू में प्लान था कि गड्ढे के अंदरूनी हिस्से पर भी कंक्रीट की परत चढ़ाई जाए, लेकिन पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। इस वजह से रेडियोधर्मी कचरे का रिसाव आसपास की मिट्टी में होने लगा। पूरे द्वीप को जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आश्वासन दिया गया कि कम से कम अगले 20 सालों तक चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन पड़ोस के द्वीपों पर बसने वाले चिंतित हैं, और भला हो भी क्यों ना।
अगर कंक्रीट का गुंबद टूट या उखड़ जाता है तो नतीजे पूरे अटोल के लिए घातक हो सकते हैं। ऐसे किस्से सुनकर इस बात से बड़ा सुकून मिलता है कि भाई मैं किसी परमाणु परीक्षण स्थल के आसपास तो पैदा नहीं हुआ। खाली पड़े किले, संग्रहालयों से लेकर स्मारकों तक द्वितीय विश्व युद्ध के निशान आज भी दुनिया भर में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो नजारा है वो किसी दूसरी दुनिया का है तो इसके लिए आपको माफ किया जा सकता है। एलियन जैसे ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर ब्रिटेन की टेम्स और मर्सी नदियों से निकलते हुए देखे जा सकते हैं। असल में ये ब्रिटेन की रक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए किले हैं। मॉन्सेल फोर्ट्स कहे जाने वाले इन किलों का संचालन रॉयल नेवी ने किया था और जर्मन हवाई हमलों को रोकने और रिपोर्ट करने के साथ साथ दुश्मन विमानों द्वारा माइन बिछाने के प्रयासों को रोकने के लिए इन किलों का इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध समाप्त होने के बाद इन किलों को बंद कर दिया गया और ज्यादातर को यूं ही छोड़ दिया गया। लेकिन हर बार ऐसा तुरंत नहीं होता था। टेम्स नदी के मुहाने के पास स्थित अब खाली पड़े शिवरिंग सैंड्स फोर्ट का इतिहास काफी काला है। 1958 में इसके परित्याग के बाद आपस में जुड़े ये स्ट्रक्चर्स कई सालों तक खाली पड़े रहे। लेकिन 1964 में सनकी अंग्रेज संगीतकार स्क्रीमिंग लॉर्ड सच ने किले में एक पायरेट रेडियो स्टेशन स्थापित कर दिया, लेकिन जल्द ही वो इससे ऊब गए। उनके दोस्त रेजिनाल्ड कैलवर्ट ने इसे उनसे खरीद लिया, जीर्णोद्धार किया और इसका नाम बदलकर रेडियो सिटी रख दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जून 1965 तक जब कैलवर्ट के प्रतिद्वंदी ऑलिव्स स्मेडली ने अंधेरे की आड़ में लुच्च लागम को रेडियो सिटी भेजा, जिन्होंने स्टेशन को हाईजैक कर लिया और इसे वापस पाने के लिए कैलवर्ट से 5000 पाउंड की मांग की। खैर, कैलवर्ट ने मना कर दिया और पैसे देने के बजाय उन्होंने स्मेडली के घर जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन स्मेडली बातचीत करने वाले किस्म के नहीं थे। हाथापाई हुई और दुखद रूप से झगड़े में कैलवर्ट की जान चली गई। स्मेडली को बरी कर दिया गया। न्याय की इस विफलता के बावजूद घटना ने सरकार को अपतटीय स्टेशनों को बंद करने के लिए प्रेरित किया और फरवरी 1967 में रेडियो सिटी हमेशा के लिए बंद हो गया। किला तब से ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है और ज्यादातर मॉन्सेल किलों की तरह जर्जर ढांचे की वजह से लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। मैं तो कभी आगे चलकर यहाँ छुट्टियां मनाने की सोच रहा था भाई। वीरान बस्ती, घने पेड़ों के बीच छिपी कुछ पत्थर की नींव के अलावा कनेक्टिकट के डुडली टाउन के बहुत कम अवशेष बचे हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे साइन बोर्ड नहीं लगे होते जो लोगों को बाहर रहने की चेतावनी देते हैं तो शायद किसी को पता भी न चलता कि यहाँ कुछ है। फिर भी साइन बोर्ड मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस सुनसान इलाके में शहर हुआ करता था उसे दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। डुडली टाउन को सबसे पहले 1740 के दशक में बसाया गया था। आपने सही अनुमान लगाया, डुडली परिवार द्वारा, और ये 3 बड़ी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस वजह से ये पूरी जगह असामान्य रूप से बड़ी अंधेरी रहती है और जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ कोई फसल उगाना भी बहुत ही मुश्किल था। फिर भी 19वीं सदी के मध्य तक यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही और एक समय पर 26 परिवारों के अधिकतम तक पहुंच गई। लेकिन थोड़ी बहुत समृद्धि के बावजूद शहर विचित्र घटनाओं और अजीबोगरीब मौतों से जूझ रहा था। इस शहर के बसने के महज 30 साल के बाद ही यहाँ एक भयंकर महामारी फैल गई और ये तो बस शुरुआत थी। अजीबोगरीब दुर्घटनाएं असामान्य रूप से आम हो गई थीं, जैसे किसी पर एक गोदाम का गिर जाना या फिर बिजली का गिरना। इसके अलावा बस्ती की एक निवासी का मानना था कि आसपास के जंगलों से रात में अजीब तरह के जीव निकलते हैं। चाहे वो जीव असली रहे हों या महज एक कल्पना, हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, पर कुछ ही सालों में बस्ती में रहने वाले कई लोग पागलपन का शिकार हो गए। किसी छोटी सी बस्ती में पागलपन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का कोई भी मामला छोटी बात नहीं होती, लेकिन सिर्फ 26 परिवारों वाली इस बस्ती में 50 साल से भी कम समय में पागलपन के 3 मामले सामने आए, जो कि एक बड़ी ही अजीब बात है। ये सब और साथ ही बस्ती की अजीब लोकेशन धीरे धीरे इसके खत्म होने का कारण बनती गई। 1901 आते आते यहाँ लगभग कोई नहीं बचा था। बस्ती के आखिरी निवासियों में से एक थे जॉन ब्रॉफी और उनका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ। सबसे पहले उनकी पत्नी तपेदिक से मर गई, फिर उनके 2 बच्चे जंगल में भाग गए और दोबारा उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। हालत तब और बदतर हो गई जब उनका मकान एक रहस्यमयी आग में जलकर राख हो गया। फिर जॉन खुद जंगल में भाग गए
और कभी वापस नहीं लौटे। यानी एक के बाद एक लगातार बुरी घटना। इसके बाद शहर एकदम वीरान हो गया और धीरे धीरे आसपास के जंगलों में समा गया। लेकिन इसकी कहानियां बरकरार रहीं और एक किंवदंती ने जन्म ले लिया कि ये जगह शापित है। आज इन खंडरों में जाने की हिम्मत रखने वाले कुछ बहादुर लोगों ने सचमुच भूत प्रेत देखने और अचानक से एक डर महसूस करने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ की खोज करने के लिए जाना चाहिए। 1999 में पूरे शहर को अधिकारियों द्वारा वर्जित कर दिया गया था। इसलिए यदि आप यहाँ घूमते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। शहर के बारे में कहानियों को शायद बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है और भूत देखने की तमाम घटनाओं को साबित कर पाना असंभव है। इसके अलावा यह इलाका किसी अभिशाप के कारण बंद नहीं किया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आसपास रहने वाले लोग यहां आने वाले भूत खोजियों से तंग आ गए थे। क्या विडंबना है यार। लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि इस वीरान और उजड़ी हुई जगह के बारे में कुछ तो अजीब जरूर है। गुड़ियों से भरा घर। सेविल के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव में एक अजीबोगरीब वीरान घर है। यह बाहर से बहुत ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन अंदर जो छिपा है उससे स्थानीय लोग इतना डरे हुए हैं कि वो सालों से इस जगह से दूर रह रहे हैं। ब्रिटिश शहरी खोजकर्ता बेन जेम्स ने अप्रैल 2023 में यहां का दौरा किया और उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। घर में बहुत सी गुड़ियां थीं, हर जगह गुड़ियां लाइटों से लटकती हुई, दीवारों पर कील से ठुकी हुई। लगभग हर जगह चीनी मिट्टी की बनी खौफनाक गुड़ियां भरी हुई थीं। जी हाँ, मैं होता तो फौरन वहां से निकल जाता। कुछ और तस्वीरें लेने के बाद बेन आखिरकार वहां से चले गए, लेकिन उनके पास बहुत सारे सवाल थे और गांव वालों ने सब खुलासा किया। उनके अनुसार एक मां अपने 2 बच्चों के साथ वहां रहती थी, लेकिन अपने बच्चों की दुखद मौत के बाद महिला बेसुध सी रहने लगी और अपने दुख से निपटने के लिए गुड़ियां इकट्ठा करने लगी। यार, ये सच में बहुत ही दुख की बात है। वो एकदम अलग थलग रहने लगी और बहुत ही कम दिखती थी, जिससे गांव वालों को लगा कि 2017 में मरने से पहले वो पूरी तरह पागल हो चुकी। तब से ये घर वीरान पड़ा हुआ है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये शापित है, जहां बच्चों की आत्माएं हमेशा के लिए गुड़ियों में कैद रहती हैं। लोग मानते हैं कि अगर कोई घर में घुसकर यहां से कोई सामान ले जाता है तो आत्माएं उसके पीछे पड़ जाएंगी और उसका अंत बहुत ही भयानक होगा। पता है, कोई भी ऐसा करेगा ही क्यों। सो मैं भी इन भूतिया गुड्डों से दूर ही रहना चाहूंगा भाई। खैर, जो भी हो, पर यह कहानी उतनी दुखद है जितनी ये डरावनी है। पोल पेल द्वीप। न्यूयॉर्क में हडसन नदी के बीच में एक ऐसा द्वीप है जो इतिहास में इतना डूबा हुआ है कि उस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। फिर भी 1969 में वहां इतनी बड़ी आपदा आई कि लोगों को फिर कभी उस पर पैर रखने की मनाही कर दी गई। इस द्वीप को पोले पेल कहा जाता है और ये लंबे समय तक निर्जन रहा क्योंकि स्थानीय मूल अमेरिकियों द्वारा इसे भूतिया माना जाता था। फिर भी 1901 में स्कॉटिश मूल के गोला बारूद व्यापारी फ्रांसिस बैनरमैन ने इसको खरीद लिया और अपने गोला बारूद का भंडार रखने के लिए वहां एक किला बनाने का फैसला किया। कुल मिलाकर वो किला काफी शानदार था और द्वीप की बड़ी खूबसूरती से देखभाल भी की जाती थी। लेकिन 1918 में बैनरमैन के निधन के बाद यहां पर सब बदल गया। द्वीप पर काम बंद हो गया और अगस्त 1920 में एक त्रासदी घटी। शास्त्रागार में मौजूद कुछ गोले दिन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और फट गए, जिससे एक टावर और द्वीप का कुछ हिस्सा नदी में बह गया। नुकसान बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी बैनरमैन शास्त्रागार पोले पेल पर 1950 तक बना रहा। हालांकि उस साल फिर से त्रासदी हुई जब द्वीप पर गोला बारूद ले जाने वाली नौका तूफान में डूब गई। इसके बाद पोले पेल से बचे हुए सभी सक्रिय गोले और हथियार हटा दिए गए और द्वीप लगभग वीरान हो गया। लेकिन सिर्फ 1968 तक, जब न्यूयॉर्क राज्य ने इसको खरीद लिया, एक ऐसा कदम जिसका उन्हें जल्दी पछतावा होने वाला था। ठीक 1 साल के बाद पोले पेल में कुछ और विस्फोट हुए और एक भीषण आग ने किले को जला डाला, जिससे पूरी तरह से तबाह हो गया और अपने पीछे एक खंडर छोड़ गया। शायद द्वीप पर अब भी सक्रिय गोला बारूद बचे हुए थे। इस बार नुकसान इतना ज्यादा था कि द्वीप को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, शायद हमेशा के लिए। सो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह शापित है। लेकिन दशकों बाद कुछ जुनूनी लोगों के एक ग्रुप ने बैनरमैन कैसल ट्रस्ट की स्थापना की, एक गैर लाभकारी संगठन जो सभी के एंजॉय करने के लिए द्वीप को फिर से खोलने के लिए इरादे पर टिका था। और आखिरकार 2004 में वो कामयाब भी हो गए। क्या आखिरकार अभिशाप का अंत हो गया? अब ये तो भाई वक्त ही बताएगा।
टॉर्पीडो कारखाना। कैस्पियन सागर की सतह से उभरते हुए इस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर पर एक नजर डालें और आपको ये सोचने के लिए माफ किया जा सकता है कि ये फोटोशॉप का कमाल है। इस अजीबोगरीब और अलग थलग इमारत वहां तक केवल बोट से ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन आप कभी इसके पास नहीं जाना चाहेंगे, जिसका कारण आपको जल्द पता चलेगा। इसे युद्ध में सहायता के लिए 1939 में एक सोवियत टॉर्पीडो कारखाने के रूप में बनाया गया था। लेकिन रुकिए, समंदर में इतनी दूर कोई स्ट्रक्चर आखिर कैसे बनाया जा सकता है? दिमाग लगाकर इमारत के निर्माण के लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले कंक्रीट का एक बेस बनाया। फिर उन्होंने समुद्र तल में 60 फुट का गड्ढा खोदा और उसे ठोस पत्थरों से भर दिया। उसके बाद उन्होंने कंक्रीट बेस को पत्थरों के ऊपर रखकर उसे मजबूती से पत्थरों से जोड़ दिया और हो गया काम। दुर्भाग्य से कैस्पियन की अथक लहरों ने किसी जमाने में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाली इस इमारत को उसके पुराने स्वरूप की छाया में बदल दिया। लेकिन इमारत को आखिर खाली क्यों किया गया? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, इमारत के आसपास का पानी जल्द ही इतना उथला लगने लगा कि उसमें ज्यादा शक्तिशाली टॉर्पीडो का परीक्षण करना संभव नहीं था। इसलिए 1966 में फैक्ट्री को खाली कर दिया गया। कुछ बहादुर या कह लीजिए बेवकूफ खोजकर्ता अभी भी इस ढहती हुई इमारत में जाने की हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन स्थानीय अफवाहें दावा करती हैं कि इमारत में अभी भी कुछ टॉर्पीडो बची हुई हैं और टूरिस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो तब तक वहां ना जाएं जब तक कि वो खुद को गंभीर खतरे में ना डालना चाहते हो। भाई, मैं तो सपने में भी वहां जाना नहीं चाहूंगा। पूरा टापू हुआ नष्ट। 1910 में मैरीलैंड का हॉलैंड आइलैंड रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी, जिसमें लगभग 360 लोगों की एक फलती फूलती बस्ती और 70 से ज्यादा इमारतें थीं। अब वहां के लोगों समेत द्वीप का नामो निशान लगभग मिट गया है। तो आखिर वहां पर हुआ क्या था? खैर, जब 1600 के दशक में टापू को बसाया गया था तो यहां बसने वालों ने एक बड़ी समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। पत्थरों से बने होने के बजाय हॉलैंड आइलैंड मुख्य रूप से मिट्टी और गाद से बना हुआ है, जो बहुत ही नरम होते हैं। काफी समय तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 1914 आते आते तेज हवा और चढ़ते उतरते ज्वार द्वीप के पश्चिमी हिस्से पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। निवासियों ने कटाव रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और उनमें से ज्यादातर को टापू छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर 1918 में एक भयंकर तूफान ने द्वीप को झकझोर के रख दिया, जिसने चर्च को लगभग तबाह कर दिया था और बचे हुए द्वीपवासियों को भी अपना सामान समेटकर वहां से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे हॉलैंड द्वीप की बाकी इमारतें भी समंदर में गिर गईं, सिवाय एक को छोड़कर। फिर भी लोग इसे जाने देना नहीं चाहते थे। 1995 में टापू के पूर्व निवासी स्टीफन वाइट ने इस द्वीप को $70,000 में खरीदा और अगले 15 सालों तक इसे बचाने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने हर पैंतरा आजमाया, लकड़ी के ब्रेकवाटर, सैंडबैग, पत्थर, यहां तक कि घर के पास एक बजरा तक लगाकर लहरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन $1.5 लाख के खर्च और 15 साल की मेहनत के बाद भी पानी के अथक बहाव को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2010 में स्टीफन बीमार पड़ गए और उन्होंने इस द्वीप को एक वेंचर कैपिटलिस्ट ग्रुप को बेच दिया। उन्होंने हॉलैंड द्वीप पर मौजूद आखिरी मकान की आखिरी तस्वीर ली। इससे पहले कि 125 साल पुराना यह स्ट्रक्चर संरचना आखिरकार ज्वार के आगे झुक गया और समंदर में समा गया। फिलहाल समंदर के बढ़ते हुए स्तर ने द्वीप के बचे खुचे हिस्से को पूरी तरह से निगल लिया है। जो बचा है वो है खतरनाक डूबे हुए खंडर, जिनके आसपास नाव से भी कोई नहीं जाना चाहेगा। कहानी वाकई में बहुत ही दुखद है, लेकिन सबक एकदम साफ है। गाद के बने किसी छोटे से द्वीप पर अपना घर कभी ना बसाएं। होटल डेल सोल्टो। कोलंबिया में झरने के बगल में एक टेढ़ी मेढ़ी ऊंची सी चट्टान पर खड़ी है एक 100 साल पुरानी इमारत, जिसका इतिहास बहुत ही मनहूस है। यह है होटल डेल साल्टो, जो मूल रूप से एक हवेली थी, जिसे 1928 में एक होटल में बदल दिया गया था। शुरू से ही ये इमारत त्रासदी से त्रस्त थी। स्थानीय किंवदंती के अनुसार 1500 के दशक में कोलंबिया के मूल निवासी स्पेनिश सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए पास के झरने से छलांग लगा देते थे, लेकिन नीचे गिरने के बजाय वो बीच हवा में चील का रूप लेकर आसमान में उड़ जाते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कहानी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज्यादा संभावित है। 1928 आते आते ऐसा लगने लगा कि शायद ये परंपरा फिर से ताजा हो गई है।
असल में यहाँ रात बिताने के लिए आने वाले कई मेहमान कभी वापस नहीं जाते थे। मतलब समझ रहे हैं ना आप? इस वजह से इमारत जल्द ही भूतिया मानी जाने लगी। होटल के कई मेहमानों ने भूत देखने और अजीब भाषा में बातचीत करने वाली आवाजें सुनने का दावा किया, और एक मेहमान तो जाहिर तौर पर पागल भी हो गया था। उसी दौर में चल रही 1930 के दशक की महामंदी और ये अफवाहें बिजनेस के लिए बड़ी ही घातक साबित हुई। 1990 का दशक आते आते होटल बंद हो गया और उसे यूं ही खाली छोड़ दिया गया, लेकिन इमारत की डरावनी इमेज बरकरार बनी रही। किसी जमाने में बड़ा ही शानदार रहा यह होटल 2013 तक यूं ही उजाड़ पड़ा रहा, जब इसका जीर्णोद्धार करके इसे एक म्यूजियम बना दिया गया। लोगों को दिन में तो यहां घूमने की इजाजत है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद एंट्री सख्त मना है। चट्टान का किनारा अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इमारत में रहने वाली आत्माएं रात में निकलती हैं। इसी के साथ समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन जल्द ही एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर लौटूंगा। इसमें से कौन सी वर्जित जगह पर आप जाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।